जय हिंद एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। कैसे आप सभी लोग। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जैसा फोर्स डिफेंस एकेडमी में नेवी एसएसआर के जो प्रैक्टिस सेट हैं फ्री ऑफ कॉस्ट से चलाए जा रहे हैं, तो आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर अपना होने वाला है वो है प्रैक्टिस सेट नंबर 8। इसमें आपको साइंस के, केमिस्ट्री के क्वेश्चन मिलेंगे, बायोलॉजी के मिलेंगे, साथ में रीजनिंग के भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। भैया देखो, प्रैक्टिस सेट को कंप्लीटली देखना है और शेयर जरूर करना है, ठीक है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान का मान कितना होता है। व्हाट इज द इक्विवेलेंट ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस इन केल्विन। बेटा केल्विन में आपसे ये पूछा गया कि 100 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर होता है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है तो इसका जो परफेक्ट आंसर है वो है 373 डिग्री सेल्सियस, केल्विन। एक्चुअली में जब अपन यूनिट पढ़ते हैं, टेम्परेचर कन्वर्जन यूनिट पढ़ते हैं, तो टेम्परेचर में एक आपको डिग्री सेल्सियस मिलेगा, एक आपको डिग्री फ़ारेनहाइट मिलेगा और एक आपको क्या मिलेगा मेरे भाई, केल्विन मिलेगा। साथ में एक र्यूमर भी होता है ना। क्या होता है, एक र्यूमर भी होता है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि सर 0 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर होता है, 273.15 डिग्री केल्विन के बराबर होता है। ये बात आपको याद रखना है। हमेशा सुनिए, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और यहाँ से चल के आगे चलोगे तो 180 और 32 यानी कि 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। केल्विन में कितना होता है, 0 केल्विन, और यहाँ तक चलोगे तो मेरे भाई 100 केल्विन। क्या ये पॉसिबल है? सर पॉसिबल नहीं है। तो अपने लिए डायरेक्ट एक क्वेश्चन बन रहा था। क्वेश्चन क्या बन रहा था कि सर 0 केल्विन कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है और 100 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर होता है। एकदम सिंपल सी बात होती है कि अगर आपसे बोलूँ कि मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर कितना होता है, मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर हिंदी में बोला जाता है न्यूनतम संभव ताप, ठीक है। न्यूनतम संभव ताप, तो मेरे भाई न्यूनतम संभव ताप, और न्यूनतम जो संभव ताप है मेरे भाई वो आपको लिख के आना है -273.15 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, ये सेल्सियस में है। दोस्त ध्यान से सुनिए, अगर केल्विन में पूछे तो आपको लिखना है 0 केल्विन। मतलब संसार का सबसे कम तापमान अगर कोई पूछा जाता है तो वो कितना होता है, 0 केल्विन, या फिर डिग्री सेल्सियस में -273.15 डिग्री सेल्सियस। लेकिन वहीं 100 डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो -273 केल्विन जरूर आएगा, ठीक है। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से आप याद कर लीजिए। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सर जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये होगा। लेकिन 2-3 पॉइंट में और आपको बता दूं। पहला पॉइंट, एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर होता है ना, एटमॉस्फेयर हिंदी में बोला जाता है वायुमंडल। तो वायुमंडल का जो तापमान है वो डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है। और दूसरा, बॉडी का टेम्परेचर यानी शरीर का तापमान किस में मापा जाता है, आपको बता देना डिग्री फ़ारेनहाइट में। आपको डिग्री सेल्सियस नहीं बोलना। आप ये नहीं बोलते हो कि हमें कितने डिग्री सेल्सियस का बुखार है, आप ये बोलते हो कि हमको 97, 98, 99 या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट का फीवर है यानी कि बुखार है। एग्जैक्टली। तो पहला क्वेश्चन सिंपल सा था, हालांकि इसमें बहुत एक्सप्लेनेशन हो गया, इतने की जरूरत नहीं थी। सेकंड क्वेश्चन देखो प्यारा सा, स्वयं कणों के वास्तविक ऊष्मा स्थानांतरण क्या कहलाता है। व्हाट इज द डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू पार्टिकल्स इज कॉल्ड। देखो इसको ना सही मायने में जो आंसर होता है दैट इज कॉल्ड कंडक्शन, यानी कि चालन है क्या। इसको अपन तीनों समझने की कोशिश करते हैं। आज के बाद यकीन मानो कि आपको दोबारा से चालन, संवहन और विकिरण पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैं अगर आपसे बोलूँ कि मेरे पास ना 3 चीज़ें थी। पहला एक सॉलिड चीज़ थी। कौन सी थी? एक सॉलिड चीज़ थी। इसको मैंने ले लिया, एक हो गई सॉलिड। दूसरा बेटा मैंने ले लिया, इसमें एक लिक्विड चीज़ थी। क्या थी दोस्त? एक लिक्विड थी। तो मैंने इसको क्या कर लिया भाई साहब, एक लिक्विड ले लिया। और तीसरा जो था एक गैस पार्टिकल्स का मेरे पास फ्रेम था। ये कौन सा था? गैस पार्टिकल्स का फ्रेम था। तीनों में ध्यान से सुनिए, मैं बोलूँ कि ये थे सॉलिड के पार्टिकल। क्या है? सॉलिड। और ये किसके पार्टिकल्स थे? लिक्विड के पार्टिकल्स थे। और कि ये किसके पार्टिकल्स थे? गैस के पार्टिकल्स थे। तो भाई सॉलिड के पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर रिजिड होती है और सॉलिड होती है। और सॉलिड होने की वजह से इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। ये तो पढ़ा ही होगा अपन ने ठोस द्रव गैस में। तो सर मान लीजिए कि इधर अगर आपने कोई भी एक सॉलिड पार्टिकल हो और इधर आपने क्या दिया, टेम्परेचर दिया यानी कि ताप दिया, तो ये जो पहला वाला मॉलिक्यूल है ये सेकंड वाले को, सेकंड वाला थर्ड को, थर्ड फोर्थ फिफ्थ को, इस तरीके से एनर्जी ट्रांसफर करेगा और आपको यहाँ तक गर्माहट महसूस होगी। सपोज दैट मेरे पास ये लोहे की रॉड है, इस रॉड को मैं इस तरफ से गर्म करूंगा तो मुझे इस तरफ गर्माहट फील होगी। क्यों? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं आपस में एक दूसरे को हीट ट्रांसफर करते हुए आगे की तरफ भेज रहे हैं। तो इसको बोला जाता है तो सॉलिड। सॉलिड में जो होता है ना वो होता है चालन। आप नाम से भी सुन लो, देखो चलना, चलना यानी कि सॉलिड में
ठीक है। दूसरा क्या है, लिक्विड में एक्चुअली में होता क्या है कि जो पार्टिकल्स हैं वो इस तरीके से हो गए, किस तरीके से, इस तरीके से। अब होगा क्या, ये एनर्जी को ऊपर नीचे होते हुए एनर्जी को आपस में क्या करेंगे, आगे की तरफ फॉरवर्ड करेंगे। देखो सपोज दैट आप कभी ना चाय बनाइएगा तो डंके में जैसे ही पानी को आप गैस पे रखते हो तो जो ऊपर वाले पार्टिकल्स होंगे वो नीचे जाएंगे, नीचे वाले पार्टिकल्स बार बार ऊपर आएंगे, इस तरीके से मूवमेंट ये चलता रहता है। इसको बोला जाता है कन्वेक्शन यानी कि संवहन। वहन करना मतलब लिक्विड चीज़ का वहन करना। तीसरा क्या होता है, रेडिएशन, विकिरण। और विकिरण क्या होता है, एक्चुअली में डायरेक्ट जो सनलाइट हमारे तक आ रही है ये रेडिएशन के थ्रू आ रही है। किसके थ्रू आ रही है, रेडिएशन, यानी कि विकिरण है वो। लेकिन विकिरण सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है और गैस में भी हो सकता है। ठीक है, समझो मेरी बात को, ये सॉलिड में भी हो सकता है विकिरण, लिक्विड में भी हो सकता है और साहब गैस में भी हो सकता है। इसके साथ साथ बेटा ये सबसे ज़्यादा अगर किसी में होता है तो वो है वैक्यूम में। रट लो इस चीज़ को कि भैया निर्वात में सबसे ज़्यादा क्या होता है, आप बोलोगे रेडिएशन। कैसे, बात समझ में नहीं आई गुरुजी। सॉलिड, लिक्विड और गैस में कब होगा, जब ये तीनों ट्रांसपेरेंट होंगे। कैसे होंगे, ट्रांसपेरेंट होंगे। बात गुरुजी कुछ समझ में नहीं आई। ट्रांसपेरेंट यानी हिंदी में बोला जाता है पारदर्शी। देखो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे सन से क्या निकली, सनलाइट निकली। अब सनलाइट सबसे तेजी से कहाँ भाग रही है, वैक्यूम में भाग रही है। कहाँ भाग रही है, वैक्यूम में, निर्वात में भाग रही है। अरे अंतरिक्ष में भाग रही है कि नहीं, तो सबसे तेजी से किस में भागेगी, निर्वात में। तो वही तो है कि रेडिएशन सबसे स्पीड किस में भागेगी, निर्वात में, फिर गैस में। अच्छा सॉलिड में भी भागेगी, लेकिन मान लीजिए ये भी सॉलिड है, क्या इसमें लाइट पास होगी, नहीं सर, इसको ट्रांसपेरेंट होना जरूरी है। समझ गए मेरी बात को, बहुत सिंपल सा है। तो चालन सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, संवहन लिक्विड में सबसे ज़्यादा होता है, विकिरण वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होता है, फिर गैस में होता है। ये बात आप समझिएगा। ये दोनों वैक्यूम में बिल्कुल नहीं चल सकते हैं, ये दोनों वैक्यूम में बिल्कुल नहीं चल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन अ रेनबो। रेनबो में कितने कलर होते हैं भैया, बचपन से पढ़ते आए हो, 7 कलर होते हैं। रेनबो है क्या एक्चुअली में, समझो मेरी बात को। मान लिया जाए कि इधर पर क्या है, सन है ना। एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे अपन इस वाले प्रैक्टिस सेट में। एक एक क्वेश्चन को आपको समझ आएगा। सर ये हो जाएगा गुरुजी सन यानी कि सूरज, और सूरज ने पास की सनलाइट, सूरज ने पास की क्या बच्चे, सनलाइट। तो मैं अगर आपसे बोलूँ कि सूरज ने यहाँ से क्या निकाली है, सनलाइट निकाली है, यानी कि सूर्य के प्रकाश की किरण। और सूर्य के प्रकाश की किरण कैसे ही होती है, वाइट कलर की। तो ये है वाइट लाइट, सफ़ेद प्रकाश, है ना, वाइट लाइट। हिंदी में क्या बोला जाता है, श्वेत प्रकाश। क्या बोलेंगे, श्वेत प्रकाश बोलेंगे। पूरा इंद्रधनुष आज आपको खत्म करवा देते हैं ताकि कभी भी कोई क्वेश्चन आए। अब ये एटमॉस्फेयर में मान लिया जाए कि कोई एक वाटर ड्रॉप है, क्या है, वाटर ड्रॉप। वाटर ड्रॉप समझ रहे हो बेटा, यानी कि पानी की क्या है, एक बूंद है, और ये पानी की बूंद रुकी हुई है। अब जैसे ही क्या हुआ कि ये सनलाइट इस पानी की ड्रॉप से टकराई, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर की कि नहीं, हाँ जी सर। और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब कोई सनलाइट जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जल्दी से बोलो, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन बोलते हैं। तो सर ये क्या करते, जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये क्या कर जाती है, थोड़ी सी बेंड कर जाती है। कितने कलर में बच्चे, 7 कलर में। कितने कलर में, 7 कलर में। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, नीचे V होता है और ऊपर R होता है। सर जैसे ही यहाँ पर टकराए, यहाँ से टकराने के बाद ये वापस इस साइड आएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो बेटा ये V है और ये कौन है, R। अच्छा जैसे इधर से ये टकराई तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हुआ है मेरे दोस्त रिफ्रैक्शन, हिंदी में बोला जाता है अपवर्तन। तो पहली बार क्या होता है, अपवर्तन। बेटा यहाँ से ये टकरा के वापस आई, ये होता है रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन, यानी कि परावर्तन। क्या बोला जाता है, परावर्तन। हालांकि बहुत सारे लोग इसको ना TIR पढ़ते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ टकराई उसके बाद ये क्या हो गई, बूंद से बाहर की तरफ आई। अच्छा बूंद से बाहर की तरफ आई तो बहुत ध्यान से सुनो एक चीज़, मैंने क्या बोला बेटा, V तो नीचे ही रहेगा, रेड कहाँ जाएगा, ऊपर। तो यही चीज़ है वो कि जब भी कभी आपसे पूछे इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, सर 7 रंग होते हैं। इसको बोला जाता है प्राइमरी रंग। सबसे ऊपर पूछा जाए कि ऊपर कौन सा रंग होता है, अपर पे कौन सा रंग होता है, आप बोलोगे सर रेड होता है। और सबसे नीचे कौन सा होता है, तो नीचे अगर कलर की बात करें, सबसे लोअर डाउन पे बात करें तो भैया वायलेट होता है। ठीक है, वैगनी होता है। ये बात ध्यान से सुनिए। लेकिन कभी पूछ ले तुमसे कि भाई ये बताओ इंद्रधनुष किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण या परावर्तन के कारण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण,
कोई भी ऑप्शन में मिले आप लगा सकते हो। देखो यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ, इधर भी रिफ्रैक्शन हुआ, अंदर से बाहर की तरफ आई ना एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, इधर भी तो बाहर से अंदर की तरफ गई थी तो भी तो मीडियम चेंज हुआ था। तो 2 बार रिफ्रैक्शन और एक बार रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन कितनी बार हुआ बेटा? 2 बार। और रिफ्लेक्शन कितनी बार हुआ? 1 बार हुआ। समझ गए बात को? ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? देखो न्यूट्रॉन की खोज की थी साहब चैडविक जी ने। किसने की थी? चैडविक जी ने। अब इसके अपन सारे पॉइंट निकाल लेते हैं। बोलो हाँ जी सर, बिल्कुल सर। अगर फर्मी का पूछे, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूज़न है कि फर्मी ने क्या खोजा था। भैया फर्मी ने खोजा था फर्मी स्टैटिस्टिक्स, ये खोजा था। और ये न्यूक्लियर रिएक्टर में एटम बॉम्ब बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये बात याद रखिए। सर रदरफोर्ड ने किसकी डिस्कवरी की थी? जल्दी से बताओ। सर प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी। अगर आपसे पूछ लेता है भैया कहीं भी कि प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया है, तो मेरा बच्चा आपको लिख के आना है प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया है? रदरफोर्ड ने। आगे आ जाओ, अगर न्यूट्रॉन की बात करें कि भैया ये बताओ, सॉरी न्यूट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन कौन बचा है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन खोज किसने की है? जे थॉमसन साहब ने। किसने की है? जे थॉमसन साहब ने लिखा है। तो ये कोई भी आपको क्वेश्चन लिखा हुआ मिल जाए, आपको बिल्कुल लगा देना है सर इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा डिस्कवर किया गया है? इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया गया है सर जे थॉमसन के द्वारा। सर प्रोटॉन किसके द्वारा डिस्कवर किया गया? रदरफोर्ड के द्वारा। सर न्यूट्रॉन किसके द्वारा डिस्कवर किया गया? चैडविक। न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है। सर प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ये भी अपन पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है। आगे आ जाओ। नेक्स्ट लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस सिगरेट लाइटर से निकलती है? जो भी बच्चे सिगरेट पीते हैं या जो भी लोग सिगरेट पीते हैं, वो एक अपने साथ सिगरेट को जलाने के लिए जो लाइटर लिए रहते हैं ना, इसमें से कौन सी गैस होती है? देखो सुनो, रेडॉन तो भैया कैंसर के उपचार के लिए यूज़ की जाती है, तो मतलब ये तो नहीं हो सकती, ये तो हटा दो, ठीक है। ट्यूमर के लिए उपयोग की जाती है। मीथेन जो गैस होती है भैया, ये गोबर गैस की मेन गैस है। जो भी गोबर गैस होता है ना भाई, उसकी मुख्य गैस मीथेन गैस होती है। और मीथेन गैस को बनाने के लिए गोबर को ऑक्सीजन की एब्सेंस में तोड़ा जाता है। तोड़ेगा कौन? एक बैक्टीरिया। कभी कभी पूछा जाता है गोबर गैस का बैक्टीरिया कौन सा है? साहब लिख देना मेथेनोकोकस। नाम से सुनो, देखो मेथेनो मीथेन, मेथेनो मीथेन, और क्या हो जाएगा? कोकस हो जाएगा, मिथेनोकोकस हो जाएगा। सर प्रोपेन एलपीजी की मुख्य गैस है। किसकी? एलपीजी। प्रोपेन हो गया और ब्यूटेन हो गया, दोनों किसकी मुख्य गैस है? एलपीजी की, यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो जो आपके घरों में एलपीजी उपयोग हो रहा है उसकी मुख्य गैस क्या है? प्रोपेन। तो बचा क्या था साहब? ब्यूटेन। क्या बचा था? ब्यूटेन। मतलब अगर मैं इसका आंसर लगाने की कोशिश करूं तो क्या लगा सकता हूं? ब्यूटेन लगा सकता हूं, ठीक है। क्लियर है दोस्त? बताइए, यहाँ तक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, इसीलिए मैं बिल्कुल स्लो चल रहा हूँ आज के प्रैक्टिस सेट में। आगे लिखा है एक जल नमूना भारी जल कहा जाता है क्योंकि वह। बेटा जो भारी जल होता है ना, समझो मेरी बात को, है क्या ये? अपन जब हाइड्रोजन पढ़ते हैं तो हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स पढ़ेंगे, है ना, समस्थानिक पढ़ेंगे। एक होता है H11, एक होता है H12 और एक होता है बच्चा H13। ये है प्रोटियम, ये क्या है? प्रोटियम। ये है बेटा ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम। और ये है बच्चा ट्राइटियम। ये कौन सा है? ट्राइटियम है। चलो प्रोटियम इंग्लिश में भी लिखते चलते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, देन ट्राइटियम, देन ट्राइटियम। कितने समस्थानिक हो गए? 3। अच्छा, जो ड्यूटेरियम होता है इसका फॉर्मूला होता है D2। सर ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बना लेता है D2O। क्या बना लेता है? D2O। इसको बोला जाता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोला जाता है। और यही ड्यूटेरियम ऑक्साइड को अपन लोग बोलते हैं हैवी वाटर, यानी कि भारी जल। हैवी वाटर, ठीक है, भारी जल। खोज किसने की थी? H.C. यूरे साहब ने। H.C. यूरे साहब ने इसकी डिस्कवरी की थी। अच्छा, एक तरफ हमने ले लिया नॉर्मल वाटर, यानी कि जो आपके घरों में उपयोग किया जाने वाले पानी है, नॉर्मल वाटर। और सर एक तरफ मैंने ले लिया हैवी वाटर, यानी कि भारी जल। सर एक्चुअली में भारी वाटर, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो भी होगा आपके, है ना, मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है नॉर्मल वाटर का। 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी मेल्ट होना शुरू, और बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। बेटा इसका थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसका थोड़ा सा कैसा होता है? ज़्यादा होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट भी हल्का सा ज़्यादा होगा और बेटा बॉइलिंग पॉइंट भी हल्का सा ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू नॉर्मल वाटर। तो भाई इधर आ जाओ, जो भारी जल है पेयजल से भारी होगा कि नहीं भाई? पेयजल से भारी होगा कि नहीं? बताइए, कोई दिक्कत थी इसमें? बताइए, कोई दिक्कत थी कहीं पर भी?
है ना, कैसा होगा, पेयजल से भारी होगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि इसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। समझो बात को, नॉर्मल वाटर के कंपैरिजन में। ये आपका हो गया। कहाँ उपयोग किया जाता है भारी जल का, तो आपको बताना है कि जो भी नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है उसमें एज अ मंदक के रूप में, एज अ मॉडरेटर के तौर पे काम करता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। अगला क्वेश्चन आ जाओ, सोडा वाटर क्या है। सोडा वाटर बेटा एक टाइप का विलयन है, सॉल्यूशन है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि आपसे पूछा जाएगा कि सस्पेंशन क्या होता है, इसके पार्टिकल्स की साइज़ क्या होती है, तो जब भी आप आगे चल के क्या पढ़ोगे, सॉल्यूशन पढ़ोगे, तो सॉल्यूशन में देखो होता क्या है कि मान लो एक होता है सॉल्यूट, है ना, एक क्या होता है सॉल्यूट, एक होता है बेटा सॉल्वेंट, और दोनों को जोड़ के बना जाता है सॉल्यूशन। क्या बनाया जाता है, सॉल्यूशन। हिंदी में क्या बोला जाता है, सॉल्यूट को बोला जाता है विलेय, सॉल्वेंट को बोला जाता है विलायक, और दोनों को मिला के बोला जाता है विलियन। क्या बोला जाता है, विलियन। विलियन कितने टाइप के होते हैं तो बता देना। देखो सॉल्यूट क्या होता है, जो चीज़ घुलती है, मान लीजिए शक्कर हो गई, शुगर, जो चीज़ घुलती है बेटा, कम या ज़्यादा का रेशियो मत लेना कि जो कम है तो वो सॉल्यूट, जो ज़्यादा है तो सॉल्वेंट। ये कभी कभी कंसेप्ट गलत हो जाता है, तो भाई मैं आपको एक ना प्योर कंसेप्ट बताता हूँ कि जो विलेय वो होते हैं जो घुलता है, और जिसमें घुलता है वो विलायक है। तो भैया ये मान लो कि वाटर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वाटर। घुलता कौन है, शुगर, तो ये कौन है, विलेय। किस में घुलता है, पानी में, सर ये कौन हो जाएगा, वाटर। तो डेफिनेटली ये सॉल्वेंट है, और ये दोनों मिलाते बन जाएगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होते हैं तीन टाइप के, पहला होता है बच्चा ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा होता है कोलाइडल सॉल्यूशन, और तीसरा होता है साहब सस्पेंशन। तीसरा क्या होता है, सस्पेंशन होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। सर इसके पार्टिकल्स की साइज 10 टू पावर -9 मीटर या फिर 1 नैनोमीटर से बेटा कम, और इसके पार्टिकल्स की साइज 10 टू पावर -9 से लेकर 10 टू पावर -7 मीटर या फिर 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में। बेटा तीसरे वाले की जो पार्टिकल्स की साइज होगी 10 टू पावर -7 सर मीटर से ज़्यादा या 100 नैनोमीटर से ज़्यादा। भाई हो गए ना, ये अपन सॉल्यूशन के एक्सप्लेनेशन हो गया। आगे लिखा है आधुनिक अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया था, हु प्रपोज द मॉडर्न थ्योरी ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स की थ्योरी देखो दी किसने थी बेटा, मेंडल साहब ने दी थी, ग्रेगर जॉन मेंडल, जी मेंडल बोला जाता है। डार्विन ने तो डार्विनवाद की थ्योरी दी थी। डार्विन ने किसकी दी थी, डार्विनवाद की थ्योरी दी थी, डार्विनिज्म बोला जाता है, डार्विनवाद की थ्योरी यानी डार्विनवाद का सिद्धांत, ये दिया था इन्होंने। तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही हमने हटा दिया, बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया। सर लेमार्क और ट्रेविनस ने बायोलॉजी के फील्ड में इन्होंने योगदान दिया, इनका तो हटा दो। सर बचा क्या था, जीजे मेंडल। अगर ये नहीं होता तो टीएच मॉर्गन भी हो सकता था, बट टीएच मॉर्गन ऑप्शन में था नहीं। आगे लिखा है निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। गलत आपको पता करना है। देखो रेबीज कुत्ते के काटने से होता है, बिल्कुल होता है। सर प्लेग चूहा और गिलहरी के काटने से, अगर यहाँ पर स्क्वेरल भी लिखा होता है ना तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। गिलहरी के काटने से भी भैया क्या हो सकता है, प्लेग हो सकता है ना। प्लेग का दूसरा नाम ब्लैक डेथ भी होता है, काली मौत भी होता है। कभी कभी पूछा जाता है भाई ब्लैक डेथ, काली मौत इज ऑल्सो नन एज, दैट इज कॉल्ड प्लेग। और भाई टैप वॉर्म सुअर के काटने से या सुअर के अंदर इसके कुछ वायरस होंगे, है ना, तो इसको हटा देते हैं। बेटा पोलियो बंदर से नहीं फैलता, पोलियो बंदर से नहीं फैलता। पोलियो को फैलाने के लिए हाउस फ्लाई होती हैं। पोलियो को फैलाने के लिए क्या होती हैं, हाउस फ्लाई होती हैं, घरेलू मक्खी जिनको कहा जाता है। सही है मेरी दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में है पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है। पौधों की अगर मुझे लंबाई बढ़ानी है तो उसके लिए मुझे क्या डालना पड़ेगा। सर पहला नाइट्रोजन, दूसरा कैल्शियम, तीसरा फॉस्फोरस, चौथा ये सभी। देखो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, अगर ये सभी ऑप्शन नहीं होता तो हमारी मजबूरी थी नाइट्रोजन को लगाना, लेकिन जब ये तीनों ऑप्शन में है तो मेरे भाई फिर ऑप्शन क्या लगाना, ये सभी लगाना, क्योंकि हमेशा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास, ठीक है। ये तो ऑप्शन में चेक ही किया, नाइट्रोजन था, फास्फोरस था, सर कैल्शियम और है क्योंकि ऑल ऑफ दीज था। जब दो सही थे तो तीसरा तो डेफिनेटली होगा। और अगर ये मान लो नहीं होता तो फिर हमारी मजबूरी थी किसको लगाना, ए को। अगर ऑल ऑफ दीज नहीं होता तो फिर मजबूरी थी नाइट्रोजन को लगाना, ठीक है। चलिए टिबिया फेबुला नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। भैया टिबिया और फेबुला देखो सुनो, जैसे मान लीजिए पाँव है ना, ये अपन क्या बना लेते हैं, ये अपनी होती है एक्चुअली में ना थाई, वो ऐसे इस तरीके से आपकी कमर है, क्या है बच्चे, इस तरीके से आपकी कमर, कमर के नीचे ये वाली हड्डी है, इस वाली हड्डी को अपन नाम देते हैं थाई। थाई जैसे ही नीचे की तरफ आएगी थाई, ये हो जाएगा हमारा घुटना, क्या हो जाएगा, घुटना हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बोलो हाँ जी सर। ये इस तरीके से आगे जाएगा बेटा, ये जो आगे है ना इसको बोला जाता है फीमर, यानी कि जांग की हड्डी,
है ना। यहाँ पर एक हड्डी होती है जिसको बोला जाता है पटेला या नी कैप, घुटने का ढक्कन, पटेला बोला जाता है। सर यहाँ पर दो हड्डियाँ होंगी, एक इसके पीछे की तरफ भी हड्डी होती है, तो ऊपर देखना पाँव थोड़ा सा चौड़ा होगा, नीचे जाके पतला हो जाएगा, तो आगे वाली जो हड्डी है दैट इज़ कॉल्ड टिबिया, और पीछे वाली जो हड्डी होती है दैट इज़ कॉल्ड फेबुला। इसको क्या बोलेंगे? फेबुला। तो टिबिया और फेबुला दोनों पाँव की हड्डी हैं। साहब खोपड़ी में तो है नहीं, भुजा में नहीं है, टांगी में है, मुंह में हो नहीं सकती भाई, क्या बचा है? टांग। ठीक है, तो टिबिया और फेबुला ये भैया मूवेबल बोन भी है, मतलब जब आप चलते हो तो मूव करती है भाई, समझो बात को, है ना। नेक्स्ट, विश्व का विशालतम जीवित प्राणी कौन सा है? सर जिराफ नहीं, जिराफ से बड़ी तो ब्लू व्हेल होती है। आंसर क्या हो जाएगा? नीली व्हेल। क्या हो जाएगा? नीली व्हेल हो जाएगा। ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा नहीं, बट यहाँ तक आए हैं तो एक दो क्वेश्चन और बना लेते हैं। भैया ये बताओ लार्जेस्ट बर्ड कौन सी है? सबसे बड़ा पक्षी, लार्जेस्ट अगर बर्ड की बात करें सबसे बड़ा पक्षी कौन है? और भाई स्मॉलेस्ट बर्ड की बात करें, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा पक्षी, तो भाई सबसे बड़ा पक्षी जो होता है वो होता है ऑस्ट्रिच यानी कि शुतुरमुर्ग, और सबसे छोटा होता है वो कौन सा है? जल्दी से बताओ। हमिंग बर्ड। कौन सा है? हमिंग बर्ड। कभी कभी ये भी पूछा जाता है, हमिंग बर्ड पक्षी होता है वो होता है। अच्छा, कभी ये भी पूछा जा सकता है कि भाई ये बताइए हमिंग बर्ड जो पक्षी होता है ये उल्टा उड़ सकता है? हाँ, ये एक ऐसा पक्षी है बेटा जो उल्टा भी उड़ सकता है। पूछ लिया गया क्वेश्चन है कि भाई एक ऐसा पक्षी बताइए जो उल्टा उड़ सकता है, भैया हमिंग बर्ड बताना है। नेक्स्ट, पोलियो किसके कारण होता है? बेटा बैक्टीरिया के कारण तो होती ना, पोलियो वायरस। पोलियो वायरस कब तक तुम चिल्लाओगे भाई? कवक के कारण नहीं, हमेशा तो चिल्लाते हैं भैया 2 बूंद जिंदगी की, क्योंकि जो पोलियो होता है, पोलियो के लिए वायरस होता है, वो होता है पोलियो वायरस। क्या होता है? पोलियो वायरस। इसी का दूसरा नाम भी है पोलियो माइलेटिस भी बोला जाता है दोस्त, दैट इज कॉल्ड पोलियो माइलेटिस। इसको क्या कहा जाता है? पोलियो माइलेटिस भी कहा जाता है। एक दो चीजें और सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनना। पोलियो में ये भी पूछा जाता है कि सर पोलियो के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया था, PPIP। कब चलाया गया था? 1994 में, 1994 बाय इंडियन गवर्नमेंट। सर पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ये सर प्रोग्राम चलाया गया था 1994। इसी के तहत बोला गया था 2 बूंद जिंदगी की, 2 बूंद जिंदगी की। तो जो भी आपको ये नारा दिया गया है ना कि 2 बूंद जिंदगी की, भाई ये किसके तहत दिया गया था? PPIP प्रोग्राम के तहत, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत, जो 1994 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा रन किया गया था। सही है दोस्त, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आ जाओ। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? बचपन से पढ़ते आए हैं, स्कर्वी तो विटामिन सी की कमी से, सर रिकेट्स विटामिन डी की कमी से, बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से, तो बचा क्या था? ग्वाइटर। ग्वाइटर का मतलब होता है घेंगा, और घेंगा में क्या होता है मेरे भाई? जो ये थायराइड ग्रंथि होती है, सूजन बाहर हो जाती है, तो इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, हिंदी में क्या बोला जाता है? थायराइड ग्रंथियों में सूजन आना, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड्स। सही है मेरे पास? कोई दिक्कत? किसी को भी कोई दिक्कत हो? आयोडीन ध्यान से सुने रहना, आयोडीन की कमी से होने वाला बीमारी है। अगला आ जाओ। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्या आवश्यक है? बताइए, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या आवश्यक? कार्बन डाइऑक्साइड है, हाँ सर। क्लोरोफिल बिल्कुल चाहिए सर, जब 2 चाहिए तो उपरोक्त सभी देख लो। सर देखो ऐसे आ जाओ, कार्बन डाइऑक्साइड पौधे कहाँ से ले लेंगे? एटमॉस्फेयर से। पानी कहाँ से ले लेंगे मेरे भाई? जड़ों से। सर सनलाइट कहाँ से ले लेंगे? सूरज से, सूर्य का प्रकाश सूरज से ही लेंगे ना। और क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक तो पौधों की पत्तियों में ऑलरेडी होता है, जिसके कारण पत्तियाँ हरी होती हैं। इसके कारण बेटा इनके साथ एक धातु होती है मैग्नीशियम, ये बात ध्यान रखिएगा। और भैया और क्या चाहिए? देखो पानी चाहिए, पानी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सब तो चाहिए, कोई लगा लो। ठीक है, आगे। विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क? अब फंस गए आप लोग, सर इस क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करना है, यहाँ कौन सा नंबर आएगा? रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं भैया। ये बताओ 42 कहाँ से आया होगा? ये बताओ 42 कहाँ से आया होगा? सर इस तरीके से अपन कर सकते हैं, देखो 8 चौके 32, 5 दूनी 10, 32 और 10 कितने होते हैं? 42, बिल्कुल सही है सर। 12 छक्के 72, 72 ये हो गए, 11 छक्के 66 ये हो गए, 66 ये हो गए, 6 और 2 कितने हो गए? 8, 7 6 कितने हो गए? 13, 138 है ऑप्शन में, बिल्कुल सर, ऑप्शन नंबर डी। आगे आ जाओ, फाइंड द नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करो, मिसिंग नंबर बोला जाता है। आपको अगर जहाँ का नंबर निकालना हो तो ये पता कर लो पहले वाले में ये कहाँ से आया। सर ये कैसे बन सकता है? देखो ऐसे बन सकता है ना,
छः चौका 24, हाँ 6 चौके 24, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 24, 7 पंचे 35, बेटा ये 35, 24 और 35 कितने हो गए हैं सर 59 हो गए, बिल्कुल सही है सर। 5 9 पंचे 45 यानी 45 ये हो गए, और 9 3 27 ये हो गए बेटा। 7 5 12, 2 लास्ट में आना चाहिए, और 4 और 2 6 है ना, 6 और 1 7, कितने हो गए 72। बोलो हाँ जी, बोलो क्लियर है कि नहीं, बोलो क्लियर है कि नहीं भैया। ये ज़रूर याद रखे रहिएगा, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं। करो भाई अगला क्वेश्चन। राम अपने घर से पहले, भैया घर बनाने के लिए आपको ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहाँ से चलना शुरू करता है, ये बात ध्यान रखिएगा। मैंने इसको थ्योरी क्लासेस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एक बार थ्योरी क्लासेस जरूर देखना। राम अपने घर से 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, तो यहाँ से राम 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, बोलो ठीक है गुरुजी 4 चला, पश्चिम में जा रहा था। फिर लास्ट में वो दक्षिण की ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है। सर वेस्ट का दक्षिण कहाँ होता है, नीचे, कितना चला 8। अगर बेटा ये 4 है तो 8 उससे दुगना होगा, दक्षिण की तरफ चल रहा है। अंत में वह 6 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, 6 किलोमीटर पूर्व की ओर, पूर्व की। अच्छा ये 4 है तो 6 बेटा इससे ज़्यादा ही होगा, तो ये 6 किलोमीटर अब पूर्व की ओर जा रहा है। फिर 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर। अब सुनो ध्यान से, ये ट्विस्ट है, यहाँ ठहरने के बाद वो फिर से पश्चिम में 2 किलोमीटर आ गया, कितना आ गया 2 किलोमीटर, तो बेटा 2 किलोमीटर ये है, तो ये 4 बचा ना, क्योंकि ये टोटल 6 था, वापस 2 लौट आया, तो ये कितना बचा 4, ये 4 था, ये 4 था, तो आमने सामने हो जाएंगे ना कि नहीं। तो भैया यहाँ से चलना शुरू किया था, यहाँ पहुँच गया। आपसे ये पूछा गया प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर, बेटा ये दूरी बता दो। सर ये 8 है तो ये भी 8 है, बताइए कहाँ दिक्कत थी। अगर आपको ये भी नहीं आ रहा है कि चलना लेफ्ट राइट क्या होता है, तो भैया फिर छोड़ दो पढ़ाई, है ना। राइट का मतलब होता है घड़ी वाली दिशा में, मतलब क्लॉकवाइज, और लेफ्ट का मतलब होता है एंटी क्लॉक, और दोनों में 90 डिग्री चलना। भाई मैं ऐसे खड़ा हूँ, मैं आपसे बोलूँ राइट मुड़ो, घड़ी ऐसी चलती है, मैं ऐसे मुड़ गया, 90 डिग्री मुड़ा कि नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर 19 क्या लिखा है, ए ने पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर यात्रा की, ए ने पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर यात्रा की, कर देते हैं। फिर लेफ्ट मुड़ा। अच्छा ये बताओ पश्चिम का लेफ्ट क्या होगा, बेटा ऐसे चलेंगे तो ये तो घड़ी वाली दिशा, मतलब राइट, तो उल्टा चलेंगे मतलब साउथ की तरफ मुड़ेगा। फिर लेफ्ट मुड़ेगा और 3, फिर लेफ्ट मुड़ेगा और 3 किलोमीटर, बेटा ये 8 है तो 3 इससे कम होगा, तो ये हो जाएगा। फिर वह राइट मुड़ेगा 9 किलोमीटर, बेटा इससे फिर राइट मुड़ेगा तो इसका राइट इस साइड होगा, कितना चला 9 किलोमीटर, बहुत बढ़िया। फिर वह उत्तर की ओर 3 किलोमीटर, फिर वह उत्तर की ओर 3 किलोमीटर, भैया उत्तर की ओर 3 किलोमीटर, ये 3 था तो ये भी 3 है, आमने सामने पहुंच गए। अब आपसे ये पूछा गया कि वह शुरुआती बिंदु से, बेटा ये शुरुआती बिंदु था, यहाँ पहुँच गए, तो ये था 8, ये था 9, तो बेटा 8 और 9 कितने हो गए 17। बताइए कहाँ दिक्कत थी यार, कहाँ दिक्कत थी, सिंपल से क्वेश्चन है। आगे आ जाओ भाई, इस क्वेश्चन को बताओ। ये वाला जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है ना बेटा, इसको अगर आपको मिरर में देखना है तो मिरर में क्या करना है, जस्ट इसको पलट दो, जस्ट इसको ऐसे पलट दो। तो जब जस्ट इसको ऐसे पलटोगे तो जो ये स्क्वायर आपको इधर दिखाई दे रहा है, ये स्क्वायर बेटा आपको यहाँ भी दिखाई देगा, क्योंकि जो जिसके इतने करीब होता है वहाँ भी उतना ही करीब होता है। भैया ये लेफ्ट और ये राइट, अच्छा ये राइट और ये बेटा लेफ्ट, तो जो लेफ्ट होता है वो राइट बन जाता है, राइट होता है लेफ्ट बन जाता है। देखो जो राइट में था वो लेफ्ट, इधर लेफ्ट में था वो राइट में आ गया। तो इस साइड अपने को ये वाला चाहिए, क्या ऐसा पॉसिबल, इधर है इधर है, इधर नहीं है सर, ये हटा दो, है ना। इस साइड चाहिए था ना बेटा। अच्छा देखो इस साइड एक ही लाइन है, पूरी क्रॉस नहीं है, ये पूरी क्रॉस नहीं है और इसमें पूरी क्रॉस है, मतलब इसको भी हटा दो। बचा क्या था, ऑप्शन नंबर 4 बचा था। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। उसने ये बोला है कि लीडर को, LEADER, लीडर को क्या कहा जाता है सर, ELDARE कहा जाता है, यही है ना। तो सर ये लेटर पलट दिए गए हैं, अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल लेटर पलट दिए गए हैं, दो लेटर को देख लो, पलट दिए गए कि नहीं। भैया निकालना किसका था, फाउंटेन का। पहले O आएगा फिर F आएगा, सर OF इसमें है सर इसमें नहीं है, OF इसमें है सर इसमें नहीं है। फिर N आएगा फिर U आएगा, तो NU इसमें है NU इसमें नहीं है, हटा दो। ऑप्शन नंबर कौन सा बचा, C। जहाँ ऑप्शन मिले वहाँ से निकल लो, गायब ही हो जाओ वहाँ से, आपको आगे करने की ज़रूरत कहाँ थी, ऑप्शन को एलिमिनेट करें ना। और यही एक सिंपल ट्रिक है अगर एग्जाम में आपको क्वालिफाई करना है तो। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, मिल्क, देखो भाई M 13 नंबर पे आता है, ये 13 लिखा है, I 9 पे आता है 9 लिखा है, L 12 पे आता है 12 लिखा, K 11 पे आता है 11 लिखा। चलो भाई पलट दो। सर निकलना किसका था, TT 20, तो भैया ये 20 पर, सर ये 15 और ये बेटा 16, 20 15 16, 20 15 16 कहाँ पर था, ऑप्शन नंबर B में। भैया एकदम सिंपल से होते, देखो 4 लेटर थे, वहाँ पर नंबर ज़्यादा थे तो डेफिनेटली उनकी प्लेस वैल्यू ही होती है, ये बात ध्यान रखना। अगर यहाँ 4 लेटर और 4 नंबर होते ना तो फिर लॉजिक लगता। ये तो भाई
सिंपल सिंपल सी बात है। देखो आगे क्या लिखा है, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी, है ना, जूते का रिलेशन चमड़ा, है ना, अपन ऐसे कर सकते हैं, जो शूज़ हैं वो चमड़े से बनाए जाते हैं। रबर किससे बनाई जाती है बेटा, रबर चप्पल से नहीं, प्लास्टिक से नहीं, पॉलीथीन से नहीं, लेटेक्स। एक्चुअली में लेटेक्स क्या है, लेटेक्स एक लिक्विड पदार्थ है जो रबर के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। देखा होगा कई बार तुमने यूट्यूब में वीडियो वगैरह में कि कुछ ऐसे प्रजातियां होती हैं जो रबर के लेटेक्स को इकट्ठा करती हैं और मार्केट में बेच देती हैं। तो भैया वो पेड़ के पास जाएंगे, थोड़ा सा खरोच मांगे ताकि उससे एक वाइट कलर का लेटेक्स निकले और वहीं को मार्केट में ले जाके वो बेच देते हैं। फिर उसी रबर में सल्फर मिला के बल्कनाइजेशन की प्रोसेस करके उसको कैसा कर लिया जाता है, आर्टिफिशियल रबर में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। अगला, इस 24 वाले क्वेश्चन की संख्या को बहुत ध्यान से देखो बेटा, 0, 2, 6, 14 और 30 और ये 62। अच्छा एक बात समझ में नहीं आ रही, 2 का 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4 और 2 जोड़ दो 6, 6 दूनी 12 और 2 जोड़ दो 14, 14 दूनी 28 और 2 जोड़ दो, मतलब इंटू 2 + 2 हो रहा है सभी में। 30 दूनी 60 और 2 62, 62 दूनी होता है बेटा 6 दूनी 120, 124 और 2 126। क्या ऑप्शन में है सर, ऐसा पॉसिबल है? हाँ जी सर, कहाँ पर था, ऑप्शन नंबर ए में। तो इंटू 2 + 2 इंटू 2 + 2 किया गया है। आज का अंतिम क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन बता दो दोस्त, इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो भांजा होता है भाई, भांजा, भाज्य नहीं भांजा। देखो इधर लिखा है कि एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए रहीम यानी पुरुष ने कहा, ये हो गया मान लो रहीम, और रहीम ने, ये हो गया रहीम, और रहीम ने एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए, ये वो दूसरा पुरुष है और उसका नाम है करीम। क्या नाम है? करीम। अच्छा, इस रहीम ने इस करीम की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये जो करीम है ना, मेरी, मेरी मतलब रहीम। तो रहीम कौन है? मेल। मेल को मैं हमेशा पैक करता हूँ ट्रायंगल में, और पहले नंबर पे वो बनता है जिसने इशारा किया हो, तो ये हो गया रहीम। रहीम। मेरी माँ, इसकी मम्मा ऊपर बनेंगी। के भाई, मम्मा के भाई ये हो जाएंगे। के इकलौते बेटे, के इकलौता बेटा इसका ये हो जाएगा। के पिता है, के पिता मतलब यही है, यही है वो करीम। तो आपसे ये पूछा है, देखो इस रहीम ने इस करीम की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये जो करीम है ना, वो मेरी मम्मा के भाई के इकलौते बेटे का पिता है, यही है ना। तो बेटा आपसे ये पूछा गया करीम से ये रहीम कैसा क्या लगेगा, तो करीम ये हो जाएगा, ये उसकी बहन है, बहन का बेटा क्या लगेगा? भांजा लगेगा। बताइए कहाँ दिक्कत थी? तो ये थे बेटा आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। कौन सा था? प्रैक्टिस सेट नंबर 8 था। बताइए कैसा लगा आप लोगों को? अगर ये मेहनत आपको लग रही है कि वास्तविक में मेहनत की जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और वीडियो को शेयर करना है। अपने अपने व्हाट्सअप स्टेटस में मुश्किल से 10 से 12 सेकंड लगेगा, पुट कर लिया करो। ये बस यही चीज़ आपसे एक मांगते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मिलेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 9 में, कोशिश करेंगे फिजिक्स के भी क्वेश्चन इंक्लूड करें। ओके, थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार।